हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब मैं आपसे, अब मैं सिंटेक्स नहीं पूछ रहा हूँ, अब मैं कहूँगा आर्ट को एक्सप्लेन करें। सिर्फ मुझे बताना है कौन एक्सप्लेन करेगा, आप छोड़ दो अभी, और कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी बताएं। सर आर्ट में देखते हैं जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं समटाइम नेट की वजह से पिक्चर शो नहीं हो रही होती, तो जो हम उसके बिहाफ पे जो लिखते हैं वो आ जाता है, कंटेंट ओके बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा उसमें टेक्स्ट सॉरी टाइटल होता है। नहीं बस अभी आर्ट के दो पर्पसेस बताए थे मैंने, एक पर्पस इन्होंने बताया अभी, ठीक है ना, एक पर्पस इन्होंने बताया, मगर ये पर्पस बहुत अच्छा है, मगर ये पर्पस एसईओ का पर्पस नहीं है, क्योंकि इस अगर नेट स्लो चल रहा है, मैंने दो पर्पसेस बताए थे, इतना याद है ना। एक पर्पस ये वाला बताया था, ये किसके लिए, विजिटर के लिए। एक पर्पस मैंने बताया था क्राउलर के लिए, वो कौन सा पर्पस था? हाँ, क्या फायदा है उसका? आर्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं दो, कौन से हैं और किस लिए होते हैं? आप इधर से बॉयस के बताएं मुझे। दूसरा वो कि जब उसे टच करा मुझे टैक्स लिखा वो टाइटल होते हैं एट आर्ट में। ये और कोई बताएगा? मैंने आपको बताया था कि आर्ट के ना बेसिकली दो पर्पसेस होते हैं उस एट्रीब्यूट के। एक पर्पस तो ये है कि भाई नेट नहीं चल रहा, इमेज लोड नहीं हुआ तो टेक्स्ट लोड हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो लोड होने के लिए बाइट्स की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। दूसरा, असल में हम इसलिए नहीं लगा रहे, ठीक है, क्योंकि हम तो एसईओ कर रहे हैं ना भाई। वेबसाइट लोड होती है नहीं होती है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेबसाइट नहीं लोड हो रही है तो डेवलपर का प्रॉब्लम है। हम ये चाहते हैं कि भाई गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक करे, तो हमने जो कीवर्ड्स रैंक करवाने हैं, असल में तो हमने अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स को रैंक करवाना है। तो जो हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स रैंक करवाने हैं, कीवर्ड्स को रैंक करवाने के लिए हमें इमेज रैंक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। जितना खूबसूरत मर्जी इमेज ले लें, जितने अच्छे कैमरे से मर्जी उसे शूट कर लें, इमेज ने रैंक नहीं होना। रैंक उसके लिए भी टेक्स्ट नहीं होना। तो मैं आपको कोड खोल के दिखाया था, मैंने कहा था कि क्राउलर कोड को देखते हैं। क्राउलर आपकी वेबसाइट को देखते ही नहीं है, विजिटर वेबसाइट को देखते हैं। विजिटर ने वेबसाइट पे आकर कुछ कमांड देनी है, कोई एक्शन लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, लेकिन क्राउलर ने उसको रैंक करने के लिए वेबसाइट पे तो आना ही नहीं है, उसने किस हिस्से पर जाना है, कोडिंग पर जाना है। सो हम आर्ट के अंदर जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, असल में हम उस इमेज को रैंक करवाने के लिए लिख रहे हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि नहीं लिखा तो भाई इमेज तो रैंक नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लें, आपका इमेज रैंक किसी भी सूरत में आपका इमेज नहीं रैंक होगा, ठीक है। पता लगे कौन से पर्पसेस होते हैं लोग आर्ट के। और आर्ट प्योरली बहुत स्ट्रांगली जो है ना वो एसईओ का की फैक्टर है। और मैंने आपको इसकी लिमिट कितनी बताई थी, भला ये भी कोई बताया? बिल्कुल ठीक बताया आपने, 120 से लेकर 140 तक इसकी लिमिट होती है, बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब हम एक और एट्रीब्यूट देखने लगे हैं, उसके साथ हम वेबसाइट को भी देखते हैं। प्रोफेशनल किचन को ही खोलते हैं। नेट चल गया। अब हमने जो एट्रीब्यूट और देखना है, और वो एट्रीब्यूट है कौन सा जी? सॉरी, एंड टैग एट्रीब्यूट बोल रहा हूं, टैग एंकर का। एंकर का टैग कौन सा होता है? जो लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी वेबसाइट लिंक से भरी पड़ी होती है ना, और गूगल भी हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट में अगर एक स्टैंडर्ड कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट बनी है तो उसमें अबाउट 100 लिंक्स होने चाहिए। पूरी वेबसाइट के अंदर 100 लिंक्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक्स भी आपकी एसईओ के स्कोर को बढ़ाती है। तो अगर आप मैक्सिमम 100 मतलब, अब ऐसा भी नहीं होना कि जैसे विकीपीडिया की वेबसाइट है, देखिए ना कभी खोल के आपने, वो हर वर्ड के बाद एक लिंक नजर आ रहा होता है हमें। उसकी वजह ये होती है कि वो तो विकीपीडिया है ना, तो हमारी भी वेबसाइट तो विकीपीडिया की तरह की नहीं है, कितने सारे लिंक्स नहीं हमने देने हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिंक्स देने हैं। जैसे मैं अगर ये कहूँगा ये वेबसाइट खुली है तो इसमें क्या लिंक्स हैं देखिएगा जरा, लिंक लिंक सब लिंक्स, मेन्यू भी लिंक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब के सब बेसिकली कौन से टैग लगे हुए हैं? एंकर टैग लगे हुए हैं। और ये असल में टैग कौन से वाला होता है? ये टैग होता है, ये है एंकर टैग, ठीक है। यानी आपके जो हाइपरलिंक्स लगाने, उनको हाइपरलिंक्स बोलते हैं ना। हाइपरलिंक लगाने के लिए हमारे जो टैग्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? एंकर टैग्स। तो ये हमारे पास एंकर टैग है। अब जरा पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ होता है।
इसको लिखने का क्या तरीका है, मतलब टैग का जो मेन रिजर्व वर्ड है वो तो ए है। अब कर क्या रहा है, ये लिंक कर रहा है, इसका मतलब है फाइल है ना कोई अंदर, तो इसके साथ इंटरलिंक तो कोई फाइल हुई है। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। अब आप देखें फाइलों को लिंक करने के लिए HTML के बाद मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स है। लिंक का जो टैग था उसमें कौन सा एट्रीब्यूट आया था, href है ना। लिंक का टैग क्यों यूज किया था हमने बोला, फेविकॉन के लिए। गुड, लिंक का टैग हमने फेविकॉन लगाने के लिए यूज किया था, और फेविकॉन लगाने के लिए मींस लिंक का टैग यूज कर रहे हैं हम लोग। और हमने प्रीवियस क्लास में इमेज का टैग पढ़ा, लेकिन इमेज के टैग देखिए उधर भी फाइल थी, href से लगी, इमेज में भी फाइल लग रही है, वो किससे लग रही है, अब तो याद हो ही गया होगा ना, अब नहीं भूलेगा आपको, src तो कम से कम कभी नहीं भूलेगा src। और यहाँ पर अब देखें यहाँ पर भी फाइल ही लग रही है, यहाँ पर भी फाइल लग रही है, लेकिन फिर href हमें ये समझना है कि भाई कौन से टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। इमेज में src है, ए में src नहीं है, ठीक है। इमेज में src है, लिंक में भी src नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इन तीनों के अंदर फाइलें हैं तो फाइलें, लेकिन एट्रीब्यूट तीनों के अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट्स में क्या आएगा, ये तो सबको पता लग गया, फाइल आ जाएगी। तो जब अगर मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, देखिए मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ, तो इस दफा क्या है, मतलब इस दफा फाइल क्या है, फेसबुक, इस दफा फाइल क्या है, ट्विटर, लेकिन इस दफा फाइल क्या है, HTML, मेरा अबाउट सेक्शन, मेरी वेबसाइट का अबाउट सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइलें मुख्तलिफ हैं, हाइपर रेफरेंस में मेरी फाइलें मुख्तलिफ हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि भाई हमारी फाइल है, अभी इस वक्त हमारी फाइल है, ये सब समझाने के लिए मैं एक बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ उसको, जियो की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो ये मेरा, ये है ए का पर्पस, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और एट्रीब्यूट होता है, डेट इज टारगेट। अच्छा, टारगेट का मतलब क्या होता है, टारगेट का मतलब विंडो। लिंक को क्लिक करना है तो उसमें ओपन तो होना है ना, भाई किस विंडो में ओपन होना है, उसी विंडो में होना है कि न्यू विंडो में होना है, ठीक है। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करूं फेसबुक पर, क्या होता है, क्या हुआ, पेज तो ये खुला हुआ है, क्या हुआ, न्यू विंडो में खुला, न्यू विंडो में खुला ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एट्रीब्यूट जो है वो है, यहां पर कौन सा एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब होता है न्यू पेज। दूसरा होता है पेरेंट, यानी बेसिकली मैंने आपको दो एट्रीब्यूट्स बताए, मैंने स्लैश बीच में लगा दिया, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग में जब आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली टारगेट के दो बिहेवियर हो सकते हैं। टारगेट क्या है, टैग है क्या एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। टारगेट हमारे पास एट्रीब्यूट है और इसके दो बिहेवियर्स हैं, या तो उसी फाइल में खोल देगा, उसी पेज पे खोल देगा, या फिर न्यू पेज पे खोल देगा। अगर हम ये कहते हैं कि न्यू पेज पर खोले तो हम क्या लिखेंगे, ब्लैंक, और अगर हम ये कहेंगे कि उसी जगह पर खोल दे तो हम क्या लिखेंगे, पेरेंट, ठीक हो गया। अगर हम कुछ नहीं लिखते फिर क्या होगा, पेरेंट, गुड। इसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो कौन सा होता है, पेरेंट बिहेवियर। यानी मैं अगर टारगेट को लिखता ही यूज ही नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट यूज नहीं हो रहा, टारगेट यूज हो रहा है, लेकिन उसका एक अपना बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है, यानी स्टैंडर्ड। यानी हम नहीं बताते तो क्या करेगा वो, उसने खुद से एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वो कौन सा स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसी पेज पे खोलेगा। उसी पेज पे खोलने के लिए क्या यूज करेगा, पेरेंट को यूज करेगा। सो हमने कह दिया भाई ब्लैंक। टाइटल इसमें भी है, लेकिन इस दफा क्या है, जो बिहेवियर उसका IMG के टैग में है टाइटल का, सेम वही बिहेवियर इसका यहाँ पर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ जी, वहां पर क्या बिहेवियर था इसका, माउस ओवर, यानी भाई उसकी तस्वीर के ऊपर रखो तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता था, और हम वहां पर क्या करते थे, अपने कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेते थे, ऐसे ही है ना, हम वहां पर अपने कीवर्ड यूज कर लेते थे। सेम ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज कर लेते हैं बेस्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल, क्या ख्याल है, यही होना चाहिए ना कीवर्ड इसके लिए। अगर मैं इसके लिए कोई कीवर्ड यूज कर रहा हूं ताकि ये सर्चिंग में आ जाए ना, अब क्या होगा, जब हम इस लिंक के ऊपर माउस रखेंगे, जब हम इस लिंक पर माउस रखेंगे तो ये टेक्स्ट नजर आएगा, ठीक है। अदरवाइज एक लिंक का टेक्स्ट भी तो होगा, हम लिंक के टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे। और आपको लग रहा है कि मैंने कहीं पर लिंक का टेक्स्ट बताया, अभी तक नहीं बताया। अभी
मैंने लिंक, अभी मैंने क्या बताया कि लिंक कौन सा होगा, फिर मैंने क्या बताया कि विंडो कौन सी होगी, फिर मैंने क्या बताया कि अगर लिंक के ऊपर माउस रखें तो क्या आएगा। मगर मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई लिंक वाला टेक्स्ट कौन सा होगा जिस पे क्लिक करना है। जैसे अभी वहां पर हम देख रहे थे होम नजर आ रहा था, फेसबुक का आइकन नजर आ रहा था, अबाउट नजर आ रहा था, उसे हम बोलते हैं क्लिकेबल टेक्स्ट, कि भाई ये एक हाइपर लिंक है लेकिन इसका क्लिकेबल टेक्स्ट कौन सा है। इसका नाम भी हम उसी तरह ही रख लेते हैं ना जैसा वो है, क्या ख्याल है? ये मैंने क्या रख दिया इसका नाम, जियो टीवी। चलो अब आप ये देख रहे हैं मैंने जो क्लिकेबल टेक्स्ट लिखा है ये कहाँ लिखा, टैग से बाहर लिखा है, ये टैग से बाहर लिखा, टैग क्लोज कर दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि क्लिकेबल टेक्स्ट जो है वो कहाँ आएगा, टैग से बाहर आएगा। क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, टैग से बाहर लगेगा। अब अक्सर एक गड़बड़ करते हैं जिनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग और HTML पढ़ा रहा होता हूँ, आप लोगों ने टैग्स के बिहेवियर को समझना जरा। कुछ टैग्स ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेयर टैग्स हैं, और कुछ टैग्स ऐसे हैं जो नॉन पेयर टैग। मतलब पेयर टैग का क्या मतलब है कि पेयर टैग का मतलब है टैग को शुरू किया, टैग को क्लोज किया, पेयर बन गया। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक पूरी वेबसाइट है और उसकी पहली लाइन में सिर्फ जियो का लिंक पड़ा हुआ है, बाकी की सारी लाइन में मेरा दूसरा मटेरियल है। अब मैंने टैग तो शुरू कर दिया लेकिन टैग गलती से क्लोज नहीं किया, अब क्या होगा, पूरी की पूरी वेबसाइट ही क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाएगी ना, क्योंकि क्लोज ही नहीं किया हुआ। मुझे तो बताना है ना कि भाई क्लिकेबल टेक्स्ट कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब अब देखिए ये हर टैग के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ उन टैग्स के लिए है जो पेयर टैग्स है। आपके समझने के लिए अभी तक हमने जो पढ़ा था, मतलब टाइटल जब लगाते हैं तो वंस लगता है, पेयर टैग नहीं है। हेडिंग स्टाइल जब लगाते हैं वंस नहीं लगती, लग गई तो बस लग गई, क्लोज करोगे तो उसे पता लगेगा कि भाई आपने हेडिंग स्टाइल क्लोज कर दिया, अदरवाइज उसे समझ में नहीं आएगी। इसमें हेडिंग स्टाइल क्या है, पेयर टैग है। और क्या पढ़ा है हम लोगों ने, IMG भी वंस लगाया तो इमेज लग गया। ऐसे नहीं होगा कि बार बार हेडलाइन में इमेज नजर आना शुरू हो जाएगा। एक इमेज के टैग ने एक दफा इमेज लगाना है, इसका मतलब है पेयर है क्या, पेयर नहीं है, नहीं एक दफा पेयर का तो मतलब क्या होता है कि उसे क्लोज करना जरूरी है। जो पेयर नहीं है इसका मतलब है उसे क्लोज करना जरूरी नहीं है। तो क्या इमेज को एक दफा लगाया तो मैंने कहा उसने तो एक ही इमेज लगानी है ना जो ब्रैकेट के अंदर दे दिया, वो बार बार तो नहीं लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पेयर नहीं है, इमेज भी पेयर टैग नहीं है। इमेज लगाया बेशक क्लोज नहीं भी किया ना गलती से तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसने और इमेज नहीं लगानी है, इमेज तो एक ही लगेगा ना, बाकी का टेक्स्ट लहदा अपने तौर पे नजर आता रहेगा। अब ये वाला कौन सा टैग है, एक का टैग है, एंकर का टैग है, तो उसने कहा भाई क्लिकेबल टेक्स्ट चाहिए और जाकर कह दिया कि भाई ये क्लिकेबल टेक्स्ट है। अब उसने ये नहीं बताया कि भाई ये एंकर का टैग शुरू हुआ था, अब ये एंकर का टैग क्लोज होने लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंकर के टैग को तो आपने स्ट्रांगली याद रखना है, एंकर के टैग को स्ट्रांगली याद रखना है, और आपने हेडिंग स्टाइल्स को स्ट्रांगली याद रखना है कि ये पेयर टैग है, इनका पेयर बनाना जरूरी है। अगर पेयर नहीं करोगे तो उसके बाद जो कुछ भी आ रहा है ना सब। तो आज घर जाके कोई प्रैक्टिस करे ना और कोई क्वेश्चन करे ग्रुप में कि सारी की सारी फाइल लिंक बन गई है, क्या करें, तो आपको किसी दूसरे स्टूडेंट ही जवाब देना। समझ में आ रही है क्यों बन गई है लिंक। अगर आप लिंक लगाएं और पूरी वेबसाइट ही लिंक बन जाए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि भाई लिंक को क्लोज नहीं किया हुआ, एंकर को क्लोज नहीं किया हुआ। और एंकर को क्लोज कहाँ पे करना है, जहां पर जियो टीवी है। भाई मेरा तो एंकर यहाँ पे खत्म हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो वेबसाइट है हर एंकर क्लोज हुआ होगा। कौन कौन से एंकर कहाँ क्लोज हुए होंगे, जैसे ये होम का लगा है तो जहां पर ये होम लिखा हुआ है यहीं पर क्लोज हो गया होगा, जहां पर अबाउट लिखा हुआ है ये कहां पे क्लोज हुआ होगा, जहां पर अबाउट लिखा है यहीं पे क्लोज हो गया होगा। इसीलिए तो नीचे वाली चीजें एंकर नहीं है, देखें नहीं है ना एंकर। चलो ये भी हो गया। ये बहुत अहम टेक्स्ट है, इसे क्या बोलते हैं, क्लिकेबल टेक्स्ट। और मैंने आपसे कहा कि हाइपरलिंक की भी बहुत इंपॉर्टेंस है एसईओ के लिए। मैं सिर्फ आपको वो टैग्स बता रहा हूं, लेकिन हम लोग वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, हम लोग ये सीख रहे हैं कि वेबसाइट आ गई है, जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है बिल्कुल, हमने तो इसी को जाकर देखना है कि इसके ऊपर वो इंपॉर्टेंस देखनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वेबसाइट को ऑडिट करूं, सिर्फ हाइपरलिंक्स के हवाले से ऑडिट करूं, तो मैं क्या ऑडिट करूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 का मतलब है तो मैंने पूरी काउंटिंग 100 करनी है, हाँ मतलब 100 तक लिंक्स होने चाहिए, बट आपने ये भी देखना है कि उसके पास इतना कंटेंट भी है कि नहीं है। ये ना कि कंटेंट छोटा हो, हर 2 वर्ड्स के बाद एक लिंक लग रहा हो, मतलब 100 लिंक्स का मतलब क्या हुआ कि 40 50 60 लिंक्स भी होंगे तो गुड, लेकिन आपने उसके कंटेंट को भी नोट करना है। ये नहीं है कि कंटेंट मुख्तसर है, लिंक्स बहुत सारे, यानी मैं यहां पर आकर ये भी देखूंगा कि इसके पास लिंक्स कितने हैं। अगर मुझे लगेगा ना कि कम लिंक्स हैं तो मैं खुद लिंक्स बना दूंगा,
लिंक्स बनाने के लिए मुझे कोई वेबसाइट में चेंज तो नहीं करनी ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उन टेक्स्ट को लिंक्स करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूँ, ये इसका मेन कीवर्ड है, लिंक नहीं था, ठीक है, मैंने क्या किया, इनका जो फेसबुक पेज है ना उसके साथ लिंक कर दिया, इसको बन गया एक एक्सटर्नल लिंक, इधर से ट्रैफिक उनके उस पेज पर जानी शुरू होगी। हो सकता है कि इनकी इस वेबसाइट पे डाटा बहुत कम अपडेट होता हो, फ्रेश कंटेंट कम हो, लेकिन इनके फेसबुक पेज के ऊपर रोजाना नई पोस्ट लगती हो प्रोफेशनल किचन के मुतालिक, तो जब यहाँ पर हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां से इसको फ्रेश कंटेंट भी मिलने लगा हुआ उस लिंक से, वर्थ मिल रही है ना उसको इस तरह करने से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है लिंक्स की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में 40 लिंक है, अब आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, मेरी वेबसाइट पे 40 लिंक्स हैं, ठीक है, और हर लिंक का जो नाम है वो क्या है, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, मतलब क्लिक हेयर करोगे तो चले जाओगे, ऐसी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं आएगा इससे। अगर 40 के 40 लिंक के नाम क्लिक हेयर होगा तो क्या कोई एरर आएगा? कोई फेसबुक पेज पे लेकर जा रहा है, कोई अबाउट पर लेकर जा रहा है, कोई गैलरी पर लेकर जा रहा है, लेकिन नाम सबके क्लिक हेयर है। मगर एसईओ के लिए ये बहुत पुअर अप्रोच है, एसईओ के लिए ये बहुत पुअर अप्रोच है। गूगल हमें कहेगा कि भैया क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्लिक हेयर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही क्लिक हेयर क्या है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर भी अपने कीवर्ड्स को और अपने कीवर्ड के थीम्स को समझना है कि भाई थीम क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हो, वहां पर किस तरह की ट्रैफिक मिल रही है। आपने यूनिक नाम रखने हैं अपने लिंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्लिक हेयर लिखने की जरूरत नहीं, हाँ चलो भाई कोई एक क्लिक हेयर लगा दिया फाइन, लेकिन अगर इतने सारे और एक सिमिलर भी नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि हर लिंक का नाम प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट ही हो, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, एक जैसे नाम भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें जो हैं, ये सब की सब चीजें क्या हैं, ये सब के सब एसईओ के फैक्टर्स हैं, ये सब एसईओ के फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलो जी, ये आ गई फाइल जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? चलिए यहाँ पर एक HTML लगा लें ताकि अगर उसने कोई प्रॉब्लम करनी हो तो उसको जरा आसानी से समझ में आ जाए। और आप देख रहे हो मैं फिलहाल टारगेटेड किसी एक चीज को कर रहा हूँ, तो ऐसे भी नहीं कर रहा कि मैं लिखने लगा हूँ भाई, ऊपर हेड भी लगाया, टाइटल भी लगाया, बॉडी भी लगा रहा हूँ, ऐसे ही मैं सिंपल नहीं करता जा रहा, ठीक है। इस फाइल को सेव करें जरा और देखते हैं इसकी आउटपुट को। ऑलरेडी एक एंकर पड़ा हुआ है ना, ये किसी और क्लास में मैंने पढ़ाया होगा इसलिए पढ़ा हुआ। इसका नाम रख लेते हैं anchor-123। फाइल नेमों के मुतालिक भी ऐसे ही याद रखें भाई। सबसे पहले अगर किसी की फाइल नेम में कोई इशू आए ना, ग्रुप में मैसेज आता है, सब लोग पहले सबसे पहले देखा करो कि फाइल का नाम कैसे लिखा हुआ है। देखिए अगर किसी फाइल का नाम स्पेसिस के साथ होगा और कोई बंदा उसको यूज भी कर रहा होगा स्पेस के साथ, तो याद रखिएगा कि ब्राउजर इंटरनेट उसे कुछ नहीं समझेगा। मिसाल के तौर पर आपकी फाइल का नाम है मोहम्मद अली मलिक, भाई 3 वर्ड में 3 स्पेसेस आ गई बीच में, ठीक है, नाम फाइल का तो रख लिया, कोई इशू नहीं ना किया उसने, लेकिन जब मैंने इसको कॉल करना है तो मैं फिर वैसे ही लिख रहा हूँ। ये जो स्पेस है ना, ये भी एक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस कैरेक्टर का भी तो कोई नाम होगा, वो नाम तो नहीं हम लिख रहे, एरर ही आया ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइल के नाम के दरमियान में क्या होना चाहिए, हैश होना चाहिए, ठीक है। फाइल के नाम के बीच में क्या होना चाहिए, हैश का कैरेक्टर लगाओ ताकि उसे कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ये चीजें जो है ना, ये आपने जुबानी याद रखनी है, कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ट्रिक की बातें बता रहा हूँ, ये बातें याद रहेंगी तो हर काम आसानी से हो जाएगा और एसईओ करने में भी आसानी हो जाएगी आपको। यही चीजें तो फाइंड करनी है हमने, सिर्फ एज ए एसईओ एक्सपर्ट यही चीजें हमने फाइंड करनी है कि वेबसाइट पे ये चीजें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट आती है और मेरे क्लाइंट की कोई 50 फाइलें हैं और 50 फाइलों के नामों में स्पेस है, तो सबसे पहले मैं उसका स्पेस रिजॉल्व करूंगा, यानी कि मैं क्या करूंगा, उन फाइलों के नामों को चेंज कर दूंगा, स्पेसिस को चेंज करूंगा। लेकिन ये कोई आसान काम तो नहीं होगा भाई, ये फाइल का नाम चेंज करने का क्या मतलब हुआ, उसके हाइपरलिंक्स भी तो होंगे, उधर जाकर भी तो चेंज करना पड़ेगा, एक जगह पर चेंज नहीं होगी। फाइलों का नाम चेंज किया तो सारे की सारी वेबसाइट एरर जनरेट करेगी अब, क्योंकि वहां पर तो स्पेस के साथ नाम आ रहा था और अब आपने चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब फाइलों के नाम को चेंज करना है, पहले चेंज करने से पहले ये देखना है कि ये फाइल इनडायरेक्टली कहाँ है, जिस जिस जगह पर कोडिंग में वो इस्तेमाल हो रही है वहां पर भी वही नाम कर दो जो आप फिजिकली जिस पर उसका नाम करते हो। अगर नहीं करेंगे तो फिर से एरर जनरेट होंगे। अभी मैं एरर जनरेट करवा के आपको बताता भी हूँ।
हाँ जी, ये वाली फाइल है। चलो देखते हैं, पहले एरर आता है कि फाइल चलती है। ठीक है, सही हो गया। वो एंकर टैग मैंने वैसे ही लिखा हुआ था, तो आगे उसका हटा दूंगा तो उसका कोई इशू नहीं है, मैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वैसे ही मैंने आपको बताने के लिए एंकर टैग लिखा था। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा? टारगेट क्या दिया था मैंने इसको, मुझे नहीं याद। न्यू विंडो दिया था कि सिमिलर दिया था? न्यू दिया था। इसका मतलब ऐसे नई विंडो में खुलना चाहिए। नई विंडो में चला गया वो। चले, अब हम ये कहते हैं कि अभी हम ये वाला टास्क कर रहे हैं ना, जो भी मैंने आपको फाइलों के नाम का बता दिया कि भाई नाम गलत हो गया। कहाँ लिखा जी फाइल का नाम? अब मैं जरा फाइल के नाम की बात कर लेता हूँ। एक फाइल का नाम और भी था, एंकर था ना, उधर पड़ी हुई थी एंकर एक फाइल, उसी को खोल लेते हैं इससे। क्या नाम था उसका? एंकर डॉट सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ, HTML लिखा है। इसका मतलब अब क्या होना चाहिए? चलो जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ओपन लिंक। अब देखिएगा जरा क्या होता है। फाइल तो यही है ना? क्या हुआ? अब एरर जनरेट हो गया ना? एरर ही जनरेट होना था ना। तो अगर आप किसी की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले ये कुर्सी दिखाएंगे ना कि फाइलों के नाम चेंज कर दिए, तो सारी वेबसाइट ऐसी हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? अब समझाने के लिए सब मैंने दो जगह की है। मैंने कहा अब एक फाइल का नाम है, अब इसका मतलब क्या हुआ? फाइल का नाम दो जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। एक फाइल का नाम ये, इस फाइल की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फाइल है, इसका यहाँ पर तो नाम मैंने रख लिया anchor.txt, लेकिन डिस्क पर जो इसका नाम पड़ा हुआ था ना वो ये है anchor.html। ये गड़बड़ हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये चीज़ें चेक करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे लग रहा है कि 10 फाइलों के नाम गड़बड़ हैं और उनको SEO फ्रेंडली होना चाहिए, तो मुझे ये भी देखना है कि ये 10 फाइलें, ऐसा ना हो कि मुझे 10 के लिए चेंजेस 30 करनी पड़े या 50 करनी पड़े, तो मुझे सारी चेंजेस को देखना है। अभी तो फिलहाल मैंने आपको समझाया कि ये एक में यूज हो रहा है, हो सकता है कि ये और भी कहीं पे यूज हो रही होती फाइल। फॉर एग्जांपल होम के पेज पर भी होती है ये लिंक यूज होता, अबाउट अस के पेज पर भी ये लिंक यूज हो रहा होता, गैलरी के पेज पर भी ये लिंक हो रहा था यूज। अब नाम तो मैंने एक चेंज किया, लेकिन लिंक्स मैंने 3 चेंज करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि तीनों जगहों पर उसका नाम बदलना है। तीनों जगहों पर उसका कौन से वाला नाम होना है? नई वाला नाम होना है। ठीक हो गया? समझ में आ गई बात की? ओके, आगे चले। अब जरा इस वेबसाइट को देखो और नीचे आओ। नीचे आए। अब आपको क्या लग रहा है कि इस पूरी वेबसाइट में काफ़ी कुछ हमने देख लिया जो चेंज करना था हमने? मैं काफ़ी कुछ समझ लिया ना जो हमने चेंज करना है खुद से। टेक्स्ट, इमेजेस, मतलब टेक्स्ट, इमेजेस, यही चीज़ें रिपीट हो रही है ना बार बार। इमेज को भी देख लिया, टेक्स्ट को भी देख लिया, हाइपरलिंक्स हैं ये, इनको भी देख लिया। अब जरा एक और चीज़ देखते हैं नीचे क्या आ रही है। वो क्या आता है? गूगल मैप अभी खुल रहा है। याद रखें ये आपको, ये सिर्फ उस वक्त खुलेगा जब इंटरनेट चल रहा होगा। हाँ, मेरी पूरी वेबसाइट ऑफलाइन चल रही होगी, लेकिन गूगल मैप नहीं चलेगा ऑफलाइन, क्योंकि ये इम्बेड किया हुआ है हमने ऑनलाइन गूगल मैप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने हर दफा ये गूगल मैप कहाँ से पिक करके लाना है? ऑनलाइन पिक करके लाना है। बेशक आपकी वेबसाइट ऑफलाइन आपके कंप्यूटर पे है, लेकिन ये वाला पार्ट कहाँ से आ रहा है? इंटरनेट से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग भी इंटरनेट नहीं चल रहा तो ये नहीं आएगा। जैसे इंटरनेट ठीक हो जाएगा ये आना शुरू हो जाएगा खुद से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्से को जहन में रखना है कि ये अगर नहीं आ रहा तो इसका मेन प्रॉब्लम इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगा। मतलब अगर मैं इंटरनेट ऑफ कर दूं पूरी वेबसाइट नजर आएगी? खैर ये तो नहीं नजर आएगी ना, ये तो ऑनलाइन है। अगर मैंने इसको ऑफलाइन चलाया होता जैसे मैं रोज चलाता हूँ तो फिर वो ऑफलाइन वेबसाइट तो सारी नजर आएगी, मगर ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जरा देख लें कि ये कैसे लगा हुआ है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई एसईओ का फैक्टर तो नहीं है, लेकिन एसईओ का एक स्टैंडर्ड ये भी है कि यार आप अपने कस्टमर के लिए आसानी पैदा करें। और मेरे पास अगर कोई वेबसाइट आए और उसका मैप पहले पेज पर ना आ रहा हो तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले पेज पर मैप भी ले आओ। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई बंदा पहले होम पर जाएगा और फिर कॉन्टैक्ट अस में ही जाएगा। हम ये कहते हैं कि वो ड्रैग करता हुआ जब नीचे आए बॉटम पे बिल्कुल एंड पर आ जाए तो उसको क्या मिल जाए? वहाँ पर मैप मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये आपको इसका भी पता होना चाहिए कि ये मैप लगा कैसे हुआ है। अगर किसी का ना लगा हो तो बिल्कुल जहाँ पर वेबसाइट एंड हो रही हो वहाँ पर जाकर इसको लगा दो। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे ढूंढना पड़ेगा ये कहाँ है, आप लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने इसे कैसे फाइंड करना है।
इधर आते हैं, मैं जरा कोई एक वेबसाइट खोले तो ये खोल लेते हैं, ठीक है। ये इंडेक्स की फाइल है, मैंने 2-3 चीज़ें आपसे कही हुई है ना, एक तो नोटपैड प्लस प्लस का हुआ है, आई होप कि सब उसी को यूज़ कर रहे होंगे, नोटपैड प्लस प्लस को। सो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये काम मैं नोटपैड प्लस प्लस से ही करूँगा। जी, एक चीज़ तो आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो मैप लगा हुआ है ना, बेसिकली ये मैप लगा हुआ है आई फ्रेम के टैग के साथ, ठीक है। अब एक टैग है जिसका नाम है आई फ्रेम, नाम से पता लग रहा है कि कोई फ्रेम है, विंडो की शक्ल में है कोई। तो ऑलरेडी हम जिस पे अपनी वेबसाइट को खोल रहे हैं ये भी तो एक विंडो है। तो अगर हमने विंडो के अंदर एक और विंडो बनानी हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी विंडो में विंडो बनाने के लिए हम आई फ्रेम को यूज करते हैं। तो अब हम जरा देखते हैं कि आई फ्रेम कहाँ पर है। ये तो हमें लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये नीचे है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 757 पे भी रहूंगा तो ऊपर ही हूँ अभी मैं ना। वैसे तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी सर्चिंग करो तो क्या करो, यहाँ से शुरू करो, स्टार्ट से। जरा एक काम करें, पहले इस वेबसाइट को देख लें इसमें है क्या, ताकि ये देखें इसमें एक आई फ्रेम है कि 2 आई फ्रेम है। आई फ्रेम के लिए ना 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक तो आपको पता लग गया मैप के लिए आई फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, मैप लगाने के लिए, ठीक है। अगर मैप नहीं लगाना फिर नहीं ज़रूरत, लेकिन मैप लगाने के लिए हम आई फ्रेम यूज़ करें। इस वेबसाइट को ज़रा खोल कर देखते हैं कि इसमें और कुछ चीज़ नज़र आती है, फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरी क्या चीज़ है जिसके लिए हम आई फ्रेम यूज़ करें। नीचे है, ये वीडियो नज़र आ रही है आपको, इसके लिए भी आई फ्रेम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों काम मैं आपको भी जल्दी से बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो कहाँ से आ रही है, यूट्यूब से आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी वेबसाइट चलती रहेगी, फाइल लिखा हुआ है ना, ये कब चलेगी, जब नेट चलेगा। अब नेट ही नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियो कैसे प्ले करेंगे भाई, ये भी सही नहीं खुलेगी फिर, ठीक है। ये भी एरर पेज शो करेगी, नीचे वाला भी एरर पेज शो करेगा। कब तक, जब तक हमारा नेट नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि लगी कैसे हुई है। कंट्रोल F। अब ये तो हमें पता लग गया कि इन 2 ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए मुझे चेंज किसमें करनी है, आई फ्रेम में। ये तो पता लग गया ना, इन 2 ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने के लिए मुझे कहां पे चेंज करना है, आई फ्रेम में चेंज करना है। ये लिखा जी मैंने आई फ्रेम, आगे आई फ्रेम में देखें पहला आई फ्रेम कौन से वाला आया, कौन से वाला है, यूट्यूब का। इसका मतलब पहले जरा यूट्यूब को समझ लें कि यूट्यूब की वीडियो कैसे लगानी है। आमतौर पर तो हमारे ज़हन में शायद यही कंसेप्ट होगा कि यूट्यूब की लगानी है तो भाई उसका लिंक कॉपी करो पेस्ट कर दो आगे, ऐसे ही है ना। नो, ऐसे नहीं लानी। यूट्यूब को हमने कैसे लाना जरा ये समझें। उसको लाने से पहले जरा एक और चीज़ समझ लें कि टैग क्या यूज़ किया हुआ है हमने। आई फ्रेम विड्थ हाइट को तो छोड़े ना, SRC हमने इस टैग को बिल्कुल नहीं पढ़ना, याद भी नहीं करना, सिर्फ हमें उसके एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए बीच में कौन से हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि YouTube से वीडियो कौन से एट्रीब्यूट से आ रही है, SRC से आ रही है, ठीक है। और असल में है क्या है ये, सिर्फ इतना मुझे समझ में आना चाहिए, /embed, यानी ये किससे आ रही है, इम्बेड करके आ रही है, वहीं से एग्जैक्टली उस पूरे के पूरे को उठा के इधर आ रही है। तो टैग क्या हमारे पास हो रहा है यूज, टैग के अंदर इंप्रेशन एट्रीब्यूट में इंप्रेशन क्या यूज हो रहा है, इम्बेड का। अब हम ये कह रहे हैं कि यूट्यूब से इम्बेड कर दो एक वीडियो को यहाँ पर। अब वो इम्बेड करने का मेथड क्या है, अब आप उसके आगे देखें मैंने क्या यूज किया हुआ है, एक नंबर यूज किया हुआ हमने, है ना, एक छोटा सा नंबर F8 समथिंग एक नंबर यूज किया हुआ है। अब जरा वेबसाइट पर आओ, इसको प्ले करते हैं तो हम ये देखें तो सही ये नंबर क्या है। हाँ जी, URL नजर आ रहा है सबको, URL, ये वाला URL जरा गौर से देखना पड़ेगा आपको। एंड पर बिल्कुल आखिरी जो URL का पार्ट है उससे पहले एक लगा हुआ है इक्वल टू, मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट कर देता हूँ। बल्कि यूं करते हैं, मैं इसको कॉपी करके ना नोटपैड में ले आता हूँ ताकि आप लोग इसको जरा समझ लें। पहले तो इसे बंद कर दें, म्यूजिक इसका चलेगा। देख रहे हैं इक्वल टू के बाद एक मैसेज आ रहा है, मतलब बाकी तो वही आ रहा है ना, youtube.com watch ? ये लिखा हुआ है, ये हर किसी वीडियो के साथ लिखा होगा, हर वीडियो के साथ यही लिखा होगा। लेकिन एक चीज डिफरेंट होगी, और वो कौन सी चीज डिफरेंट होगी, वो ये डिफरेंट होगी। ये इक्वल टू को हटा दें, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज किया ना। ये ट्वाइस क्यों आ गया भाई, जरा एक मिनट देखिए, मैंने गलत कॉपी किया। हाँ, कॉपी सही नहीं हुआ ना।
दिस वन। इसे मैं रिमूव कर देता हूँ जी। क्या मतलब वीडियो प्ले हो रही है, उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल टू, लिंक के साथ इक्वल टू के आगे जो आ रहा है ना वीडियो का आईडी आ रहा है। आपने जब उसको इम्बेड करना है तो वीडियो के आईडी से इम्बेड करना है। हमने जब भी उसको इम्बेड करना होगा तो वीडियो आईडी के साथ, और हर वीडियो जब प्ले होगी तो इक्वल टू के बाद उसका आईडी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे मैं ये ऐसे तो नहीं है ना कि 6 साल पहले वीडियो बनी होगी तो ये वीडियो लगा दी होगी हमने, ये तो हमने लगाई इसलिए कि लोगों को अपडेट रखें कि भाई आज वो जिसकी सफाई करके आया ना जिस घर में, उसने उसकी वीडियो लगाई है। हो सकता है 4 दिनों के बाद क्लीनिंग सर्विसेज उसने किसी और जगह पर सर्विसेज दी हो, उधर भी उसने वीडियो बनाई हो, वो चेंज कर दे इस वीडियो को, तो इस वीडियो को तो वो बार बार वेबसाइट पे चेंज करता रहेगा। सो बेसिकली हमें इसे वीडियो को कैसे पिक किया, वीडियो को मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद इक्वल टू के बाद जो एंड पर आ रहा है ना वो उस वीडियो का आईडी है। सो मैंने इस आईडी को पिक करना है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं सबसे पहले। और कैसे चेंज करते हैं भाई, ऐसे चेंज करते हैं कि यहां से कोई और वीडियो ले लेते हैं हम, ये ले लें। चलो अब क्या हुआ, इस वीडियो को लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए नहीं यार नो, क्या हो गया, कहां चले गए हो एकदम। इसलिए चीजें मिस हो जाती है ना, कंसंट्रेट किया गया। बेशक मुझसे 40 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, मगर फुल कंसंट्रेशन से पढ़े, फिर आपको बहुत चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है आपकी। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए इस वीडियो का, आईडी। कैसे पहचानना है, कहां से लेना है आईडी, इक्वल टू के बाद वाला हिस्सा, इक्वल टू को भी नहीं लेना, इक्वल टू के बाद वाला हिस्सा जो है वो आईडी है। अब मैं इस वीडियो को यूज करने जा रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें चेंज होने वाला है, हालांकि वो वेबसाइट तो ऑफलाइन है लेकिन उसका ये वाला पार्ट तो ऑनलाइन है ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज तो चेंज हो ही जाएगी, इसका रिजल्ट मुझे वो ऑनलाइन दिखाएगा अगर मेरा नेट चल रहा होगा। आगे इधर अब क्या करूं मैं, शाबाश आप लोगों ने बताना है क्या करें, इसको रिमूव कर दें, सिर्फ आईडी को, सारे को नहीं रिमूव करना, सिर्फ इसके आईडी को। मतलब क्या हुआ कि अगर 10 दिनों के बाद उसने वीडियो चेंज करनी होगी फिर इस आईडी को ही चेंज करेगा, सिर्फ हर दफा आईडी को बदलता जाएगा, वीडियो बदलती जाएगी, यहाँ से नई वीडियो आती जाएगी। ठीक है, तो सेव करें और इसको रन करते हैं। कहां पर है जी वेबसाइट, ये यही वाली है। ये देखें ये फाइल लिखा हुआ है ना, पता है ना आपको फाइल का क्या मतलब है, ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। लेकिन इसकी 2 चीजें ऑनलाइन चल रही हैं इस वक्त भी, एक मैप चल रहा है और एक वीडियो, ये दोनों हर वक्त ऑनलाइन चलती हैं। अब क्या हुआ, वीडियो चेंज होनी चाहिए, वहां पे वही वीडियो आनी चाहिए जो मैं उधर प्ले कर रहा हूं। तो ये अब आपको अंदाजा हुआ आई फ्रेम का पर्पस क्या है। विंडो से बन गई ना कहलाता से, पूरी एक विंडो को उठाकर ले आया उधर से। अगर मैं इसी तरह चाहता कि यहाँ पर जियो न्यूज चल रहा हो, फिर आई फ्रेम सिंपल उधर जियो टीवी कर दो, live.jio.tv, तो इस विंडो में जियो टीवी चलेगा। ये विंडो बन गई है ना कहलाता से। ठीक है, अच्छा अब आए जरा नीचे। अब क्या करना है हमने, मैप, अब मैप चेंज करना है, तो जल्दी से इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो वाला टैग इसके नीचे है, ये तो सबको कंफर्म हो गया कि वो इसके नीचे है। देखिए आज के दौर में बिजनेस करने का मॉडल और लर्न करने का मॉडल क्या है कि जिनकी चीजें मौजूद है उनको देखो और उसी को अडॉप्ट कर लो और उसी को बेहतर कर लो। बिजनेस करने का मॉडल भी यही है, लर्न करने का मॉडल कि कोई चीज बनी हुई आपके पास सामने आ जाती है, आप उसको स्टडी करें। और जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट स्टडी करा रहा हूँ ना, इसी से आप नई वेबसाइट बना रहे हैं, देखो चेंज कर दिया ना उसका एक पार्ट हमने। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ ये 4-5 टैग समझ में आ जाएंगे ना जो मैंने दिए हैं इस एक वेबसाइट से, चाहे तो आप 100 वेबसाइट बना लें, तो आपकी मर्जी है ना, आपकी किस पर्पस के लिए इसके लिए वेबसाइट बनाते हो। मतलब एजुकेशनल बनानी होगी उसमें कन्वर्ट कर लेना, रियल एस्टेट बनानी होगी उसमें कन्वर्ट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनानी है उसमें कर लो, पोर्टफोलियो की बनानी है अपने मुताबिक बनानी है उसमें कन्वर्ट करो, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें जी अब क्या करें, अगला आई फ्रेम लिख के क्या किया मैंने, फाइंड नेक्स्ट, फिर करें फाइंड नेक्स्ट। देखें अभी इस पर आया ना, लाइन नंबर भी शो हो रही है हमें। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बड़ी मुश्किलों से ढूंढोगे किसी एक चीज को, है ना, तो हाथ में कॉपी रख के उसका लाइन नंबर यूज कर लेना। जैसे अब आपको ये लिखा हुआ है ना 1148, तो हमें पता लग गया यूट्यूब का इम्बेड यहाँ पड़ा हुआ है। बजाय इसके कि नेक्स्ट टाइम फिर हम फाइंड लगाएं, हम सीधा सीधा किस लाइन में चले जाएंगे, 1148 में। सिंपल, आपके लिए आसानी पैदा हो गई जी। आगे क्या आ गया, दूसरा, मैं दूसरा कौन सा आ गया,
मैप का इसी में आना चाह रहे थे ना। अब ये कहाँ से उठा के लाना है हमें, ठीक है। अब ये मैप कहाँ से मिलेगा? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं वेबसाइट में ला रहा हूँ पीक सॉल्यूशंस की, इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट के एंड पर जो कमर्शियल किचन का मैप आ रहा है एक्चुअली वो किसका मैप होना चाहिए? पीक सॉल्यूशन का मैप होना चाहिए। कैसे आएगा इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं भाई। इसके लिए हमने जाना है, आपने समझना है कहाँ जाना है, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ आपको, गूगल मैप पे। वेरी गुड। गूगल मैप पे आ जाएं, उधर मेन्यू में भी पड़ा होता है, वहां से क्लिक कर दें, जहां से मर्जी आ जाओ, ये सब टू यू। अब क्या करेंगे हम उस मैप को फाइंड करते हैं। ऐसे ही है ना भाई, जिस मैप को भी देखना होता है, जिस बिजनेस प्रोफाइल को देखना होता है उसका नाम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ पीक सॉल्यूशंस का, ये आ भी गया। आगे ये क्या लिखा हुआ है? शेयर का बटन है। किसी को अपनी लोकेशन भेजनी हो यहीं से भेजते हैं ना। तो ये मैंने शेयर किया, चलो भाई आ जाओ। ये देखें क्या लिखा हुआ है, सेंड अ लिंक। यहाँ से लिंक भेजते हो ना किसी को, लेकिन हमने यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? इम्बेड अ मैप। देखें पूरा HTML का कोड मिल गया आपको। अब आपको HTML की इंपॉर्टेंस का भी पता लग गया होगा कि कोडिंग नहीं आती तो कुछ नहीं आता। कोडिंग की साइंस नहीं पता तो जितने मर्जी एडवांस सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ साइंस, प्रोग्रामिंग नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर को ही आनी चाहिए, लेकिन कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग सबको होनी चाहिए, चाहे वो SEO का बंदा हो या प्रोग्रामर हो। जब तक वो कोडिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उस वक्त तक वो कुछ नहीं कर सकता। ये क्या लिखा हुआ है जी? कॉपी HTML, यानी ये पूरे का पूरा टैग ही बना हुआ है। देखें टैग है ना, टैग स्टार्ट हो रहा है, आगे जाकर एंड भी हो जाएगा। मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इधर आ चुका हुआ था, फ्रेम पे आ गया हूँ। कौन सी लाइन है? 1387 है ना। अच्छा एक लाइन जब मैं एंटर कर लूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा जरा सिर्फ भाई, ये बड़ा मुश्किल सा लिखा हुआ आ रहा है, ये याद नहीं करना, ये गूगल ने मुझको दिया, ठीक है। मतलब ये कोई कोड का हिस्सा नहीं है, हमारी लर्निंग का पार्ट कुछ नहीं है इसमें से। एंड करो, क्या लिखा है? विथ 100% हाइट 450। ओके ये याद रखिएगा इसने कितनी बताई है। और मैं इस लाइन को खत्म करने लगा हूँ, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ। लाइन पे जहाँ पर लाइन का नंबर लिखा हुआ था ना, जहाँ पे लाइन का नंबर लिखा हुआ था वहां पे क्लिक किया, उसने पूरी लाइन हाईलाइट कर ली है। डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं, डिलीट हो गई। चलो अब आपको पता लग गया पूरी लाइन कैसे डिलीट करनी है। वैसे मैं बैक स्पेस पकड़ के बैठ जाता है ना, शाम तक बैठा रहता है रेस करने के लिए, यहाँ हाईलाइट करता है। यही 2-3 तरीके है ना। तो पूरी लाइन अगर आपको रिमूव करनी है तो ये उसका तरीका है, Ctrl+V आ गया। ये वो कोड आया जो मैंने उधर से कॉपी किया था। इसका मतलब क्या हुआ? पुराना रिमूव कर दिया, नया ले आया हूँ। एक चीज सिर्फ देखनी है हमने, इसका साइज देखना कितना आ रहा है। उधर क्या आ रहा था? 100% साइज आ रहा था, यहाँ 600 पिक्सल आ रहा है। एक्चुअली विड्थ जो होती है वो 600 पिक्सल ही होती है, और 100% का क्या मतलब है कि 600 पिक्सल। तो चाहे तो इसको 600 पिक्सल ही रहने दें, तो चाहे तो इसको 100 पिक्सल कर लें, लेकिन ये उसने वही दिया जो उसने दिया था हमें। ये 450 पिक्सल ही है, उधर भी 450 पिक्सल था, यहाँ भी 450 पिक्सल। ये बेसिकली क्या है? एक विड्थ है और एक हाइट है। तो ये क्या चीज़ है? ये हाइट है ना भाई। हमने पूरी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं ना मैप लगाना, वो जो नीचे वाला पोर्शन था सिर्फ उतने हिस्से पे ही लगाना था। तो उसने कहा भाई इतना हिस्सा मुझे चाहिए, 450 पिक्सल्स मुझे चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? सब कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। कौन सी थी जी वेबसाइट? ये थी ऑफलाइन। चलो जिसको रिस्टोर करो, रिफ्रेश करो, क्या होता है देखें। अभी इसके बाद एक दफ़ा नेट भी बंद करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। मैं पहले एक दफ़ा इसको देख लें ऐसे, उसके बाद एक दफ़ा इंटरनेट बंद करके फिर देखेंगे कि फिर क्या होता है। अगर इंटरनेट ना चल रहा हो तो कितना पार्ट नज़र आता है। आज हमारा जो है एडिटिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि जिन्होंने प्रैक्टिस करनी होगी, ये सारे के सारे लेक्चर्स उसमें पढ़े हुए हैं। जहाँ से मैंने HTML पढ़ानी शुरू की है वो वाली वीडियोस को दोबारा से एक दफ़ा बैठकर देखें जहाँ कंफ्यूजन है। पहली वीडियो से शुरू करें, प्रैक्टिस शुरू करें और आखिरी वीडियो तक प्रैक्टिस करें। इसका मतलब है कि आपकी एक्सपर्टीज हो जाएंगी फिर। और अब हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं? अगली क्लास में हम लोग ये जो वेबसाइट नज़र आ रही है इसको डायरेक्टली चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? मतलब मैं कहता हूँ भाई इसके मेन्यूज कम ज़्यादा करने हैं, वो कम ज़्यादा करेंगे। ऊपर से जो सोशल मीडिया के लिंक्स बने हुए हैं वहाँ से जाकर हम अपने लिंक्स को देखेंगे कैसे ऐड करना है। लोगो लगा हुआ है, लोगो चेंज करेंगे।
स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर चेंज करने का तरीका बताऊंगा, एक दो इमेज चेंज करना बता दूंगा, बाकी फिर आप खुद ही कर लोगे। हेडिंग स्टाइल कैसे चेंज होगी, यानी अब हम अगली क्लास में कोडिंग नहीं पढ़ेंगे बल्कि चीजों को चेंज करेंगे, और जब चेंज कर रहे होंगे तो देखेंगे कि भाई जिस जिस एलिमेंट पर जा रहे हैं वो टैग कौन सा है, वो वही टैग्स होंगे जो मैंने आपको सिखाए हैं, ताकि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि हमें दो तरीकों से चेंजेस करनी होगी, एक तो मैं फाइलें चेंज करूंगा, क्या हो गया भाई इसको ज़्यादा लंबी सोच में चला गया, दोबारा से चलाएं इसको ज़रा, एकदम खुल गया। अब चलो इधर है, पहले तो वीडियो तो हो ही गई थी पहले ही चेंज, ये थी ना। अब मैप पिक सॉल्यूशन का आ गया, पिक सॉल्यूशन का मैप। अब अगर उसने नहीं भी लगाया होगा डेवलपर ने, आप खुद लगा लोगे ना भाई, जहाँ पे कोडिंग जाकर एंड हो रही है पता लग गया हमें, वहां पर जाकर हम इसका मैप लगा सकते हैं, या आप एज ए एक्सपर्ट उसको कहोगे कि भाई मैप लगा दो, हाँ मुझे मैप भी लगा दो। अब आपको सारी साइंस का पता है, मतलब वो आपको ये नहीं कह सकता नहीं लगाना भाई इस तरह उस तरह, आप उसको समझाएंगे ना, वजह बताएंगे, आप अपने क्लाइंट को भी बताएंगे कि भाई मैप क्यों होना चाहिए आपका। ऐसे तो नहीं है ना कि बंदा सफा उलट के जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स पर, हो सकता है ना जाए, ड्रैग करे उसको, आपका एड्रेस नजर आए, उसका माइंड बन जाए एकदम कॉल करने का या आपको मूव करने का, ठीक है। मैंने नेट उतार दिया, क्या हुआ, चला गया ना मैप। इसका मतलब आपको एरर नहीं कर रही है ना, ग्रुप में मैसेज आ रहे हो कि मैप नहीं आता हमारा, हाँ मैप नहीं आएगा अगर इंटरनेट नहीं होगा घर में, तो हाँ घर में इंटरनेट चलेगा तो मैप नजर आएगा, अगर घर में इंटरनेट बंद तो मैप भी बंद, ठीक है। रिफ्रेश करें, अब क्या होगा, रिस्टोर हो जाएगा, जैसे ही नेट रिस्टोर होगा, नेट रिस्टोर होगा तो ये भी रिस्टोर होगा। अभी तक नेट रिस्टोर नहीं हुआ, चले वाईफाई ऑन कर लें, केबल तो मुझे लग रहा है चल नहीं रही, वाईफाई चल रहा था, चल नहीं चल रही थी, उतार देते थोड़ी देर के लिए। अब क्या आ गया, इसका मतलब क्या है, वो ऊपर यूट्यूब की वीडियो के साथ भी यही होना था, वो भी नजर नहीं आनी थी हमें, ठीक है।